मौर्य साम्राज्य। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। यह इतिहास का महत्वपूर्ण अंग है। यह ऐसा टॉपिक है, इससे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यह जो है SSCGD 27 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसकी सहायता से इसने धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। ये सभी टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सारे टॉपिक को लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस टॉपिक से SSCGD 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। तो ये थे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन। अब है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का वर्णन। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस टॉपिक से भी SSCGD 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में प्रश्न पूछा गया था। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण स्थान
आता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पतन नगर बसाया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधा गुप्त था। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने ही किया था। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फेनथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिन देई है। अशोक का सर ए पुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में है। इस टॉपिक से भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था। ये सभी टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे पूरा देखें और अपने इतिहास के ज्ञान को अधिक बढ़ाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ें और अपने तैयारी को बेहतर करें। नेक्स्ट है, अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में दास कर्णकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ
था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय भी है। तो ये था मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग साम्राज्य आता है, मगर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग साम्राज्य की नींव रखी गई। तो अब हम शुंग साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था, वह ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इस काल में प्रथम स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज पुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा या सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था भी थी। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके बाद अब कुषाण वंश। पहलवों के बाद में कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा किन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राज्य वैद्य रहता था, जिसने चरक संहिता लिखी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कनिष्क का पुरोहित संघ रक्षक था। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, वसुमित्र, पार्श्वमथर और संघ रक्षक रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है।
कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव द्वितीय था। चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। तो ये थे कुषाण वंश। अब तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब है गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त साम्राज्य से सभी परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का महत्वपूर्ण सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। गुप्त साम्राज्य की ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक से परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 राजा तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यह बहुत सारे परीक्षा में आया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त की उपाधि अप्रतिरथ, पराक्रमांक, परम भागवत, व्याघ्र पराक्रमांक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ये सभी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अवश्य याद रखें। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे सिक्कों पर समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। अभी हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी
कुमारगुप्त था, जिसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी था। हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हूनों को मलेच्छ कहा गया है। हूनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था तथा बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक या रूपक कहा जाता था। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। इलाहाबाद प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। यह गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिदृश्यों के बारे में भी बताया गया है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी और गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये थे गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन। ये सभी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। इस वंश का पहला प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और नंबर 2 हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तब वह 16 वर्ष का था। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया।
हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। प्रारंभ में हर्ष शिव की पूजा करता था, परंतु वेनसांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। वानवट हर्षवर्धन का कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन के समय मथुरा में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष के समय भूमि कर उत्पादन का 6ठा भाग था। यह परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद कर लें। हर्षचरित पुस्तक में प्रांतीय शासन के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। हर्ष ने तीनों पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो ये थे वर्धन वंश का वर्णन।